हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम हस्तलिखित नोट्स जो विज्ञान की क्लास में आज पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे पहले हमने क्लास अभी 1 तक समाप्त कर चुका हूं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र। ये बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए, खोजकर्ता इसके कौन थे? तो इसके जो खोजकर्ता थे विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ये 2 तरह से होता है, एक हृदय और दूसरा है रक्त वाहिकाएं के द्वारा। और इससे ये 3 प्रकार से, जैसे कि धमनियां, शिराएं और केशिकाओं के द्वारा रक्त का परिसंचरण तंत्र या रक्त का परिसंचरण होता है। जैसे कि हृदय की जब बात करेंगे तो ये शरीर का केंद्रीय पंपिंग अंग होता है। हृदय क्या है? यह शरीर का एक केंद्रीय पंपिंग अंग है। यह हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। हृदय जो है हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। यह एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हृदय वर्णी तरल कहा जाता है। ये हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। ये हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। हमारे हृदय का औसतन वजन जो होता है, हमारे हृदय का औसत वजन 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक के बीच का होता है। यह कार्डियक पेशियों से मिलकर के बना है। ये कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है और हृदय की संरचना बंद मुट्ठी के समान होती है। मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है ये 4 होती है। कक्षों की संख्या कितनी है? 4 है। वही रक्त वाहिकाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले धमनियां, ये सबसे मोटी तथा लचीली होती हैं। कौन? धमनियां क्या? ये सबसे मोटी तथा लचीली होती हैं। ये हमारे शरीर में गहराई में पाई जाती हैं। सभी धमनियां जो होती हैं ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, सिवाय फुफ्फुस धमनी के। धमनियों में कपाट अथवा वाल्व नहीं पाया जाता है और धमनियों में रक्त अधिक चाल तथा अधिक दाब से प्रवाहित होता है। व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात धमनियां खाली हो जाती हैं। व्यक्ति की मृत्यु के जो पश्चात होती है धमनियां खाली हो जाती हैं। अब शिराएं क्या हैं? ये कम से कम तथा कम लचीली होती हैं। ये हमारे शरीर के ऊपरी शिराओं में पाई जाती हैं। शिराएं क्या हैं? ये कम मोटी तथा कम लचीली होती हैं। ये हमारे शरीर के ऊपरी शिराओं में पाई जाती हैं। सभी शिराएं ऑक्सीजन विहीन रक्त का परिवहन करती हैं तथा सिवाय किसकी? फुफ्फुस धमनी के सिवाय ये सभी शिराएं ऑक्सीजन युक्त विहीन रक्त का परिवहन करती हैं। ऑक्सीजन विहीन अर्थात जो अशुद्ध रक्त होगा ये उसी का परिवहन करती हैं, सिवाय किसके? फुफ्फुस धमनी के। शिराओं में कपाट अथवा वाल्व पाए जाते हैं। शिराओं में क्या है? कपाट तथा वाल्व पाए जाते हैं और शिराओं में रक्त कम दाब तथा कम चाल से प्रवर्तित होती हैं। व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात शिराओं में रक्त भरा हुआ हो रहता है। व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात शिराओं में रक्त भरा हुआ होता है और रक्त परिसंचरण तंत्र, केशिकाएं, ये सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियां तथा शिराओं को जोड़ती हैं। केशिकाएं क्या हैं? ये सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियों तथा शिराओं को जोड़ती हैं। तो जो यहाँ पे आप धमनी देख सकते हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को ये केशिकाओं तक लाती हैं और ये शरीर का भाग है जिसे केशिकाएं जो होती हैं ये शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। वहीं हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर ये हृदय का चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ, जैसे कि ये RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, जिसे यहाँ पर ऑक्सीजन रहित रक्त अथवा ये मुख्य शिरा है, ठीक है, और
इसमें अशुद्ध रक्त दायां अलिंद और दायां निलय ये है, दायां निलय और दायां अलिंद है। वही यहाँ पर ये बायां निलय और बायां निलय व बायां अलिंद है। इसमें रक्त शुद्ध रक्त यहाँ से प्रवाहित होता है, ये फुफ्फुस शिरा है। यहीं पे ऑक्सीजन युक्त रक्त अथवा इस शुद्ध रक्त का परिसंचरण इसी के माध्यम से होता है। तो जैसे कि फेफड़ा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ से चलता है, फिर ये दायां निलय और बायां निलय में प्रवेश करने के बाद, और ये यहाँ से फुफ्फुस धमनियाँ हैं जो फिर जाकर के शरीर के भागों में अपना कार्य करती हैं। आगे जैसे मनुष्यों में परिसंचरण दोहरा परिसंचरण से होता है। हृदय में वाल्वों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ये वाल्व हैं 1, 2, 3 और 4। ये क्या है? ये वाल्व हैं। और दाईं ओर स्थित वाल्व V1 तथा V2 जिसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं। दाईं ओर स्थित वाल्व जो V1 तथा V2 थे जिसे हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं। बाईं ओर से स्थित वाल्व V3 तथा V4 होता है जिसे ह्यूलनी कपाट अथवा मिट्रल कपाट कहते हैं। हृदय की धड़कन आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये वाल्व है, कितने वाल्व हैं? 4, V1, V2, V3 और V4। ये 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं इसमें से। और वाल्व पाया जाता है बाईं ओर स्थित वाल्व V3 तथा V4 होता है जिसे हम त्रिवलनी कपाट अथवा मिट्रल कपाट कहते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये त्रिवलनी या कपाट है। अगला है यहाँ पर हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन, हमारा हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। एक बार में हमारा हृदय 70 ml रक्त को पंप करता है। रक्त की इस मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। रक्त की इस मात्रा को स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। 1 मिनट में पंप किए गए रक्त की मात्रा 70 × 72 अर्थात 5040 ml हो। 1 मिनट में पंप किए गए रक्त की जो मात्रा होती है वो 5040 ml होती है। लगभग संपूर्ण रक्त को पंप करता है। लगभग संपूर्ण रक्त को ये पंप करता है। निलय का सिकुड़न, प्राकुचन दाब जो है 120 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। निलय का शिथिलन क्या है? अनुशिथिलन दाब जिसे हम 80 Hg के बराबर होता है। निलय का शिथिलन या अनुशिथिलन दाब ये 80 mm और जो होता है निलय का सिकुड़न या प्राकुचन दाब जो है ये 120 mm के बराबर। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। वही उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहा जाता है जिसका ये 101 मनुष्य में 150/90 होता है। निम्न रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन कहते हैं। निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहते हैं। वही उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो निम्न रक्तदाब कितना होता है? ये 100/50 होता है। और रक्तदाब को मापने वाला यंत्र जो होता है ये सिस्मो मैनोमीटर होता है। रक्तदाब को सर्वप्रथम मापा गया था एस हेल्स अर्थात घोड़े में मापा गया था। हृदय की धड़कन का परीक्षण ECG के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। हृदय की धड़कन को समायोजित करने वाला जो यंत्र पेसमेकर होता है जिसे हृदय के दाईं ओर लगाया जाता है। हृदय की धड़कन को समायोजित करने वाला यंत्र पेसमेकर होता है। पेसमेकर जिसे हृदय के दाईं ओर लगाया जाता है। पोषण के बारे में पढ़ते हैं कि भोजन को ग्रहण करना तथा ग्रहित भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे शरीर की अलग अलग
प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि जो है ये पोषण कहलाती है। भोजन को ग्रहण करना तथा गृहीत भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण के दो प्रकार हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि पौधे तथा कुछ जीवाणु होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। इसमें अजैविक घटक का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इसमें अजैविक घटक का उपयोग करके पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में या जल की सहायता से सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे CO2 प्लस 6H2O प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल या पर्णहरिण के द्वारा ये C6H12O6 प्लस C6O2 के द्वारा ये इनका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है जो कि इम्पोर्टेंस है। प्रकाश संश्लेषण के स्थल पत्ती तथा तना में होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन के समय संपादित होती है, रात के समय नहीं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन जल के टूटने से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी संभव है। परपोषी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पोषण कहलाता है। परपोषी पोषण क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, वो परपोषी कहलाता है या परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, मेढक आदि। परपोषी पोषण के प्रकार ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है मृत्युपोषी पोषण, परजीवी पोषण और एक है प्राणी संभोजी पोषण। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का परपोषी पोषण होता है। एक है मृतोपोषी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। एक और भी है जिसे हम सहजीवी पोषण भी कहते हैं। मृतोपोषी पोषण क्या है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों पर निर्भर करता है, मृतोपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि मशरूम हुआ, ब्रेड, फफूंदी और ये जो गिद्ध होते हैं ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों पर निर्भर करता है, वो मृतोपोषी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन अथवा पोषण दूसरे जीवित जीवों से प्राप्त करता है, वो परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे प्लाज्मोडियम, जोंक, अमरबेल, पिस्सू जो होते हैं ये परजीवी पोषण कहलाते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन ये हार्वे के द्वारा किया गया। मेस मेकर का संबंध हृदय से है और दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह हृदय से। सोते समय रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्त दाब जो होता है ये घटता है। दो जैविक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है, अर्थात जो जैविक सेवन है यह एक कृत्रिम हृदय है। शरीर की विशालतम धमनी है महाधमनी जो है ये शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाशिरा व बिना केवा को कहा जाता है।
शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाशिरा को कहते हैं। प्राणी संभोजी पोषण या विषमपोषी पोषण, यह पोषण की सबसे जटिल प्रक्रिया है जिसमें पोषण 5 चरणों में संपन्न होती है। अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिर्गमन। इन पांच चरण हैं जो इसके द्वारा पोषण की जो प्रक्रिया है संपन्न होती है। अंतःग्रहण है, भोजन को ग्रहण किया जाएगा। फिर पाचन, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना, ये पाचन कहलाता है। अवशोषण, सरल भोजन को रक्त कोशिकाओं के द्वारा खींचा जाना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण जो है ये भोजन से ऊर्जा निकालना स्वांगीकरण कहलाता है। बहिर्गमन, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ये बहिर्गमन कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया सबसे लंबी प्रक्रिया होती है। पाचन क्या है? जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया, ये पाचन कहलाती है। पाचन के प्रकार जैसे कि भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो पाचन हम 2 तरीका से करते हैं, एक भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक पाचन बिना एंजाइम्स की सहायता से और रासायनिक पाचन एंजाइम्स की सहायता से किया जाता है। एंजाइम्स जो होते हैं ये जैवीय उत्प्रेरक होते हैं और मनुष्यों में जो पाचन है ये भौतिक एवं रासायनिक पाचन दोनों प्रकार से होता है। तो मनुष्यों में जो पाचन है दोनों प्रकार से, भौतिक एवं रासायनिक पाचन दोनों प्रकार से होता है। वही एंजाइम्स जो हैं ये जैवीय उत्प्रेरक होते हैं। मानव पाचन तंत्र, पाचन की शुरुआत जो है ये मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अब मानव पाचन तंत्र के बारे में है, जो पाचन की शुरुआत ये मुख गुहा से करता है। मुख गुहा में भौतिक पाचन जिसे कैसे किसके माध्यम से होगा, ये दांत और जीभ के द्वारा भौतिक पाचन किया जाएगा मुख गुहा में। आइए जानते हैं दांत। जीवन काल के आधार पर दांत के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थायी दांत या दूध के दांत, दूसरा है स्थायी दांत। तो दांत 2 प्रकार का, अस्थायी और अस्थायी। दूध के दांत की अधिकतम संख्या 20 होती है और 6 से 8 वर्ष की उम्र में दूध के दांत गिरने लगते हैं। अस्थायी दांत की अधिकतम संख्या 32 है। कार्य के आधार पर दांत के प्रकार, कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार का, एक होता है कृदंत, दूसरा रजनक और तीसरा है अग्रचर्मणक और चौथा है चर्मणक। अर्थात जो कृदंत दांत होते हैं, कृदंतक दांत जो होते हैं या इसको हम इंसिजर्स कहते हैं, ये काटने में सहायता करते हैं। रजनक कैनियन जो है ये चीरने फाड़ने में प्रयोग करता है। अग्रचर्मणक और चर्मणक जो हैं ये पीसने में कार्य करता है। इसे हम इन दांतों को विषमदंती भी कहा जाता है। हमारे दांत जबड़ों के खांचों से धसे होते हैं, इसीलिए इन्हें हम गर्तदंती दांत भी कहते हैं। अर्थात जो हमारे दांत होते हैं जबड़ों में धसे होते हैं, इसीलिए इसे हम गर्तदंती दांत भी कहते हैं। दंत सूत्र, दांत के दूध के दांत जैसे कि दूध के दांत कितने होते हैं, ये 2102 ये फार्मूला है। और स्थायी दांत को हम याद करेंगे 2123 से। 2123 दूध के दांत हैं 2102, यह एक याद करने का थोड़ा तरीका है। अब जैसे कि बायां जबड़ा, दायां जबड़ा, फिर बायां जबड़ा और दायां जबड़ा, इसके अंतर्गत देखेंगे ICPM। तो I का मतलब होता है इंसीजर्स, C का मतलब कैनियन, P का मतलब प्रीमोलर और चर्मणक तथा ये मोलर है। तो यहाँ पे वही आपको प्रकार PCM करके दिया गया है। तो ऊपर जो दूध के दांत हैं ये दूध के दांत के बारे में बताया गया और इधर बताया गया है अस्थायी दांत। तो दूध के दांत में बाएं जबड़े में कितने दांत, जैसे PCM करके 2101 होगा, वही नीचे भी 2102 करके, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 0204 और इसी को पूरा ऐड कर लिया जाएगा तो ये 10 दांत। वही यहाँ पे दाएं जबड़े में भी 2102 करके ऊपर और नीचे है ना, बायां जबड़ा के ऊपर और नीचे जो है दाएं जबड़ा के नीचे भी होता है। तो यहाँ पे दांत के जो प्रकार के बारे में बताया गया है, तो आप दांत की संख्याओं को यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो 2 तरह से याद कर सकते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस है।
दांत के फार्मूला का यहाँ पे ये सूत्र दिया है। दांत के दांत ये कोड लिखा है 2102 करके। तो जो ये बायां जबड़ा है, मतलब कि बायां जबड़ा और ये दायां जबड़ा है, तो बाएं जबड़े के जो ऊपर होता है इसको हम ICPM कह सकते हैं। आई से जैसे अभी हमने ऊपर दिखाया था, ये आई का मतलब इंसीजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर और मोलर, ये दांत के प्रकार हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आई मतलब कि कृदंत जो दांत होते हैं ऊपर 2 होते हैं, वही अग्रचमड़ रदनक जो होते हैं उनके दांत 1 होते हैं, लेकिन जो प्रीमोलर दांत होते हैं 0 होता है। ऐसे ऊपर हम याद कर सकते हैं दांतों को 2 1 0 2 करके, और नीचे जो होता है ये भी 2 1 0 2 करके। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 हुआ, 0, फिर यहाँ पे 1 1 2, और फिर ये क्या हो गया 42 0 4। अब हम इसको ऐड कर लेंगे कैसे, 4 + 2 + 0 + 4 बराबर कितना आ गया, तो ये 10 है। इसको जब ऐड करोगे तो ये 10 आएगा। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर ये पूरा 10 आ जाएगा, कितना 10। इसी प्रकार से बाएं जबड़े में भी वही फार्मूला 2 1 0 2 और नीचे भी 2 1 0 2 करके करेंगे तो ये भी 42 0 2 आएगा। इन सभी को ऐड करोगे तो ये 10 आएगा, अर्थात ये 10 और 10 मिला दिया जाए तो ये 20 दांत जो होते हैं ये दूध के दांत की संख्या है। तो उनके प्रकार भी दिया है, ICPM करके भी याद कर सकते हैं। ऐसे अस्थाई दांत के बारे में बताया गया, जो इसका जो कोड है 2123 है। क्या है 2123। ऐसे ICPM है ना, तो जैसे कि 21 23 ऊपर और नीचे जबड़े में जो होगा 21 23, ऐसे दायां जबड़ा 21 23 और 21 23। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो 42 46 आएगा, और जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 16, और इधर भी आ जाएगा 16 16 16 कितना होता है 32। तो 32 दांत होते हैं जो अस्थाई दांत होते हैं। ये दांत के सूत्र हैं, आप इसे तैयार कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दांत के भाग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये दांत का ये है चित्र बना हुआ है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। जिसे ऊपरी भाग शिखर होता है, नीचे एक ग्रीवा होता है, और नीचे सबसे कुछ ऐसे करके ये जड़ होती है। दांत का ये जड़ है, ग्रीवा है, और ऊपर शिखर होता है, और बीच में इसमें एनेमल है। चमक एवं मजबूती देता है, एनेमल ही देता है। डेंटाइन जो होता है दांत का निर्माण करता है, और मज्जा गुहा अर्थात सनसनाहट की आवाज़ हमको इसके बीच के भाग से ही आती है। जीभ जो होती है भौतिक पाचन करती है और भोजन को लार के साथ मिलाती है। जीभ जो है ये भौतिक पाचन करती है और भोजन को लार के साथ मिलाती है। भोजन के स्वाद को निर्धारित करना भी ये जीभ का काम है। तो यहाँ पर ये जीभ का चित्र बना हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके कुछ पार्ट यहाँ पे बताया गया। सबसे निचला पार्ट जो यहाँ पर है ये मीठापन हमको यहीं से प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो तीखा है, तीखा नमकीन कैसे प्राप्त होगा, तो साइड में जो भाग होंगे यहाँ से हमको नमकीन का स्वाद, मीठापन और यहाँ से नमकीन का स्वाद प्राप्त होता है। खट्टेपन के बारे में हमको जीभ के किनारों से प्राप्त होता है, और यहाँ पे कड़वापन जो है सबसे लास्ट में जो अंदर की ओर जीभ गई है वहाँ पे, लेकिन बीच में हमको कोई भी टेस्ट नहीं होता है, नो टेस्ट, अर्थात हमको वहाँ पर कोई भी स्वाद बीच में नहीं प्राप्त होता है। रासायनिक पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। रासायनिक पाचन की जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। लार का श्रावण जो है ये लार ग्रंथियां करती हैं। लार का श्रावण लार ग्रंथियों के माध्यम से होता है। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती। कितनी? लार ग्रंथियों की जो संख्या है ये 3 जोड़ी होती है। सबलिंगुअल अर्थात सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबलिंगुअल ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, मतलब ये 3 जोड़ी होती हैं। तो एक है सबलिंगुअल, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, और दूसरा है सबमैंडिबुलर, और तीसरा है पैराटिड, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैराटिड जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो यहाँ पे समझेंगे कि जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी होती है, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर और यह है पैराटिड, ये 4 हैं। सबलिंगुअल जो है सबसे छोटी लार ग्रंथि, और तीसरा है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। प्रतिदिन लार का जो श्रावण होता है 1 से 1.5 लीटर। वही लार की प्रकृति ये थोड़ा अम्लीय होता है, ये थोड़ा अम्लीय होता
है। लार का पीएच मान 6.0 से लेके 7.0 तक होता है लार का पीएच मान। लार में उपस्थित एंजाइम्स जो हैं ये टाइलिन हैं, जिसके लार एमाइलेज कहते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम्स को हम टाइलिन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लार का पीएच मान कितना होता है, ये 6 से 7 तक होता है, और लार में उपस्थित एंजाइम्स जो होते हैं टाइलिन है। ये इसे याद है, हम इसे लार एमाइलेज भी कहते हैं। इस लार का काम जो है भोजन में उपस्थित स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन ये करता है। टाइलिन जो होता है ये भोजन में उपस्थित स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और दूसरा है लाइसोजाइम्स। क्या होते हैं लाइसोजाइम्स? लाइसोजाइम्स जो है ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम लाइसोजाइम्स करता है। लार मिश्रित भोजन को बोल्स के नाम से जानते हैं। लार मिश्रित भोजन को बोल्स ग्रसनी में भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। यही यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो ग्रसनी क्या है? ग्रसनी में भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। खाद्य नली। इसके बाद हम क्रमांकुचन गतियों के बारे में जानेंगे। हमारी जो खाद्य नली की वे गतियां जिनमें ये फैल करके तथा सिकुड़ कर भोजन को आमाशय से भेजती हैं, उन्हें हम क्रमांकुचन गतियां कहते हैं। हमारे खाद्य नली की वे गतियां जिनमें ये फैल करके सिकुड़ करके भोजन को आमाशय में भेजती हैं, वो क्रमांकुचन गतियां कहलाती हैं। आमाशय में ये जे आकार की संरचना होती है। आमाशय जो होता है, अब आमाशय में पाचन, ये जे आकार की संरचना होती है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। मनुष्य में पाचन 2 से 3 घंटे रहता है। कितना? 2 से 3 घंटे रहता है। और पाचक रस जो है जैसे जठर रस से बना होता है। पाचक रस जठर रस से बना होता है, और जठर रस का स्रावण जठर ग्रंथियां करती हैं। जठर रस का स्रावण जठर ग्रंथियां करती हैं, और जठर ग्रंथियां 3 कोशिकाओं से बनी होती हैं। जैसे कि एक पहला है ऑक्सिस्टंस या पैराटाइल कोशिका, जिसे यसीएल होता है। चीप कोशिका जिसे हम पेप्सिन, रेनिन, और श्लेष्मा कोशिका जिसे श्लेष्मा कहते हैं। ये यहाँ पे ये जे आकार का आमाशय है, जिसे कार्डिक आमाशय, फंडिक आमाशय, और लास्ट में नीचे जो होता है ये पायरोलिक होते हैं। जठर रस में पाया जाता है क्या? जठर रस में HCl पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है जठर रस में। श्लेष्मा जठर लाइपेज जठर रस में पाया जाता है HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये इसका जो कार्य होता है ये पेप्सिन को सक्रिय बनाना, ये HCl का काम है। पेप्सिन को सक्रिय बनाना, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारना HCl का काम है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, और कौन से प्रोटीन जैसे कि पेप्टोन्स का। पेप्सिन पेप्टोन्स का पाचन करता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। रेनिन दूध में उपस्थित कैसेन प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। रेनिन। श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक दीवारों को HCl के आक्रमण से सुरक्षा करता है। श्लेष्मा जो है ये आमाशय की आंतरिक दीवारों को HCl के आक्रमण से सुरक्षा करता है। जठर लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। जठर लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो हम पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के विषय में हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए पाचन तंत्र पर ही हम क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हस्तलिखित नोट्स अब यहाँ से बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हर दिन प्रोवाइड होने वाले हैं। तो ये समाप्त होने के बाद हम कोई एक नया पढ़ेंगे, और आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को
बार बार देखें, बार बार कंप्लीट करें, जिससे कि आपको इस सारे डाटा को याद करने में ज़्यादा समस्या ना हो। आप इसे कहीं भी देख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत बाकायदा लिखी हुई है। तो आप इसे बार बार कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को तैयार करें, जिससे कि आपकी टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो चलिए शुरू मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। नमस्कार।